तो अब हम समझते हैं वैदिक काल। वैदिक काल क्या था और इस समय क्या क्या हुआ था। अब देखिए, जो वैदिक काल है या फिर वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता का शुरुआत किया गया था आर्यों के द्वारा। आर्य, और ये आर्य लोग भारत के नहीं थे, ये लोग भारत के बाहर से आए थे। और ऐसा माना जाता है कि ये आर्य लोग आए थे कहां से? मध्य एशिया से। ये आए थे मध्य एशिया से, आज से लगभग 3000 साल पहले। और आर्य लोग सबसे पहले मध्य एशिया से आकर के जो सिंधु नदी है और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, उन्हीं क्षेत्रों में निवास किया था। और फिर वहां से निकल करके समय के साथ पूरे भारत में फैल गया और एक नई तरह की सभ्यता का शुरुआत किया, जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता। अब देखिए, ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये आधारित है वेद पर। आर्यों का जो पवित्र पुस्तक था वे था वेद। हम पढ़ते हैं 4 वेद है। एक कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इन वेदों पे आधारित जो सभ्यता हुआ वो हुआ आर्य की सभ्यता। पर हमें आर्य के बारे में अधिक जानकारी नहीं लेनी है क्योंकि हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो जो वैदिक काल है, इनको 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल एक को कहा जाता है कौन सा? ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। और इसका समय अवधि कब से कब है? इसका समय अवधि है 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच के समय अवधि को कहा जाता है वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। और ये जो ऋग्वैदिक काल का समय अवधि है, इस समय जो आर्य लोग हैं वो बिहार के क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। अभी ये जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया का मतलब ईरान और आज के जो मध्य एशिया के देश है, ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग उन्हीं क्षेत्र से आए थे भारत। पर आर्य कहां से आए थे, किस तरह से आए थे, इनको लेकर के कई सारे मतभेद है। पर इस चीज को लेकर के सहमति है कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया के क्षेत्र से आए थे। तो पहले ये क्या किया कि जो आज का सिंधु नदी है, सिंधु नदी का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है और उनकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं क्षेत्र में है। यानी कि आज की जो पश्चिमी भारत है और जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, आर्य लोग शुरू में वही निवास किए थे। उसके बाद जो वैदिक काल है उसका दूसरा हिस्सा को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि है, इसका समय अवधि है 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग बिहार में जो गंडक नदी है, गंडक नदी के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच चुका था। और इस तरह से उत्तर वैदिक काल में आर्य का आगमन होता है बिहार में। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि बिहार का जो भौगोलिक चर्चा है, बिहार की भौगोलिक चर्चा, भौगोलिक चर्चा मिलता है एक ग्रंथ जिसको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो कि आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इस ग्रंथ में सबसे पहले बिहार की चर्चा मिलती है, भौगोलिक चर्चा मिलती है। यानी कि बिहार के क्षेत्र के बारे में जिस ग्रंथ में पहला चर्चा है वो है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण कब लिखा गया था? तो आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व, नहीं आज से नहीं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 800 वर्ष पूर्व। और आज से कहें तो आज से 2800 ईस्वी पहले लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण। और यहाँ पे जो है वो बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में बिहार के किस क्षेत्र के बारे में मिलता है? तो विदेह, विदेह आज का जो मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र के बारे में शतपथ ब्राह्मण में चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ ऋग्वेद में भी बिहार का चर्चा किया गया है।
जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी चर्चा है किसका, बिहार का। और ऋग्वेद में बिहार को कहा गया है, बिहार को किस नाम से जाना गया है ऋग्वेद में, तो बिहार के लिए कहा गया है कीकट। कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है बिहार के लिए ऋग्वेद में। और इसके साथ साथ व्रात्य, ये दो शब्द का प्रयोग कहां पे है, ऋग्वेद में। और ये क्षेत्र को जो बताता है ऋग्वेद, वो क्षेत्र आज के बिहार में आते हैं। पर ये जो कीकट शब्द है, कीकट शब्द का अगर हम देखें वराह पुराण में, वराह पुराण में इसका मतलब होता है अपवित्र भूमि, अपवित्र भूमि। तो ऋग्वेद में कीकट शब्द और व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और वराह पुराण कहते हैं कि बिहार अपवित्र भूमि था। पर बाद के वर्षों में बिहार न केवल धार्मिक केंद्र बनता है, बल्कि बहुत सारे धर्मों की शुरुआत बिहार से होती है, जिनमें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रमुख है। तो ये कुछ था बिहार के बारे में और बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में, और ऋग्वेदिक काल में बिहार का स्थिति किस तरह से था, ऋग्वेद में भी बिहार की चर्चा मिलती है। इन सब चीजों के बारे में हम समझे। अब हम आगे समझेंगे कि वैदिक काल के बाद शुरू हुआ था महाजनपद काल, क्योंकि बिहार के प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो चीज समझना था वो था पाषाण काल, फिर वैदिक काल, और फिर आगे हम समझेंगे महाजनपद काल, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, और फिर अंत में हम समझेंगे मौर्य एवं गुप्त वंश के संबंध में। और इस तरह से प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।